है, साथ ही आज दिल्ली का विधेयक पेश किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में जारी काम। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है, इस 9वें दिन में भी हमने देखा कि विपक्ष का गतिरोध जारी है, लेकिन इस गतिरोध के बीच लगातार सरकार उन कामकाज को हर दिन आगे बढ़ाती दिख रही है, उन विधायिकाओं को पूरा करती दिखाई दे रही है, जिसमें सरकार ने अपील भी की विपक्षी दलों से कि विधेयकों के चर्चा में शामिल हो। एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस लीडर, साथ ही साथ हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, संसद में हम लगातार देख रहे हैं मणिपुर एक ऐसा मसला रहा जिसमें विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाई और संसद ना चले या मणिपुर पर चर्चा हो, नियम को लेकर गतिरोध जारी है। 9वां दिन है, लेकिन ना तो मणिपुर पे चर्चा हुई और तमाम जो विधेयकों को लेकर सरकार चाहती है कि विपक्ष अपना एक सकारात्मक रुख और चर्चा में शामिल हो, अपने पक्ष को रखे, उसमें भी विपक्ष शामिल होती नहीं दिख रही है। तो संसद के भीतर विपक्षी एकजुटता, लेकिन जिस तरह से हमने बात की कि तस्वीरों की, मुलाकातों की, बॉडी लैंग्वेज की एक तरह से गणित होता है पॉलिटिक्स में। हर्षवर्धन जी, आज पुणे में जब प्रधानमंत्री और शरद पवार एक मंच पे दिखाई दिए और उनके बीच के जो भी संवाद रहा और उतनी देर वो जो शामिल थे, किस तरह से विपक्षी एकजुटता को लेकर भी क्या सुगबुगाहट, क्या सवाल खड़े होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऋतु जी, मणिपुर का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र है, जिसके आधार पर ये लोकतंत्र है, जिनके लिए ये संविधान बना है, वो बहुत निराश हैं देश की संसद से। और हमें ये उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एक साथ आकर सबसे पहले तो मणिपुर और देश को ये आश्वस्त करेगा कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। दूसरा, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाना, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना, ये एक विषय। लेकिन मणिपुर की समस्या का जड़ से समाधान होगा और इसके लिए देश की संसद दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये हम होता हुआ देखेंगे, सुनेंगे। दुर्भाग्य से शर्मनाक है कि ऐसा नहीं हो पाया जी। मैं ये मानता हूं कि ये हो जाना चाहिए था। नियमों का इसमें कोई हवाले जैसी बात नहीं होनी चाहिए थी और विपक्ष बिल्कुल ठीक कर रहा है कि सरकार को दबाव में ला रहा है। लेकिन जब गृह मंत्री खुद आगे आकर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और कल तो पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, उसके बाद चर्चा शुरू हुई, फिर हंगामा करके रोक दिया गया, मुझे लगता है ये देश को अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब आपने जो सवाल पूछा, जो पुणे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलक सम्मान से सम्मानित किया गया और वहां शरद पवार मुख्य अतिथि के तौर पर मंच। जी हाँ, हम जानते हैं हर्ष जी, शरद पवार विपक्षी राजनीति का बड़ा चेहरा है। बिल्कुल, लेकिन मैं इसे उस तरह से नहीं देखता हूं जैसे जो आपने सवाल पूछा। मेरा यह मानना है कि ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर चित्र है। भारतीय राजनीति में यही होता आया है और यही होना चाहिए। दो दलों के नेता वो आपस में मिले तो उसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से देखना यह उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जो राजनीतिक परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। वो मुलायम सिंह यादव के घर अपने एक कहें कि निजी कार्यक्रम में चले जाते हैं, वो पद्म विभूषण दे देते हैं शरद पवार को, वो गुलाम नबी आजाद के साथ जो रिश्ते रखते हैं, वो आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं डीपीएपी वाले गुलाम नबी आजाद, मैं कांग्रेस नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये एक शानदार परंपरा है, इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए और ये विपक्ष का संकट है अगर वो अपने इतने बड़े नेता को संदिग्ध निगाह से देख रही। पूरा विपक्ष, कांग्रेस के नेता, विपक्षी दलों के नेता ये शरद पवार जी से मिलने के लिए परेशान थे कि आप मत जाइए पुणे, और पवार साहब कह रहे थे कि 3 महीने 4 महीने पहले का तय किया हुआ कार्यक्रम है। और कमाल की बात यह कि शिंदे साहब भी वहीं थे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको किसी ने नहीं रोका। क्या शरद पवार का वहां होना इनको परेशान करता है, कि उन्हें संदिग्ध बनाता है? इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि नरेंद्र मोदी की तरफ तो कोई संदेह किसी को है नहीं, वो खुद नेता है। लेकिन विपक्ष में जो लीडरशिप क्राइसिस है वो ऐसे सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार वाली तस्वीरों को भी, ऐसे चित्रों को भी, जो सुंदर चित्र है राजनीति के, उसको भी संदेह की दृष्टि से देखती है।
लोकेश जी, क्यों सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार को भी संदेह की दृष्टि से देखता है विपक्ष? वो क्या इनसिक्योरिटी है? देखिए, शरद पवार जी वैयक्तिक आधार के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। मैं इस बात पे समर्थन करता हूं हमारे सहयोगी का। लेकिन देखिए, काफी कुछ हमें समझना होगा कि आज हम किस राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। आज इंडिया का जो महागठबंधन बना है, इसकी पहली नींव है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना है, भारत के संविधान की रक्षा करनी है, लोगों को नेतृत्व प्रदान करना है। और उस भारत को जिसे 1947 में बनाया था, संजोया था, जिसका लोकतंत्र मजबूत किया था, उसकी नींव को वापस स्थापित करना है और उस लोकतंत्र का संरक्षण करना है। और ये सभी नेताओं की सबसे पहली जिम्मेदारी है और ये इस देश की मांग भी है। तो अगर कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स चाहते हैं कि सीनियर लीडर्स एक एग्जाम्पल सेट करें, एक गहरा नेतृत्व प्रदान करें, एक तरह से एक मिसाल कायम करें। लोकेश जी, तो फिर उस राजनीतिक परंपरा को संसद के भीतर पूरा करने में क्या आपत्ति है? आपने एक बहुत अच्छी बात की कि उस राजनीतिक परंपरा को जीवित रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मणिपुर की हिंसा भी एक ऐसा ही मसला है जिस पर संसद के भीतर चर्चा होनी चाहिए थी। तो वहां इतना ये अना का मसला विपक्षी पार्टियों ने क्यों बना लिया है कि आप किसी भी तरह की चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते? दूसरी बात, हर दिन जो पैसा टैक्स पेयर्स का जा रहा है संसद की पूरी कार्रवाई में, तमाम ऐसे विधेयक हैं जिन पे चर्चा की जरूरत है, जो जनता के हितों में पारित होने की जरूरत है। विपक्ष की अपनी एक भूमिका है, तो विपक्ष उस भूमिका से भाग क्यों रहा है? उसमें क्यों नहीं शामिल हो रहा? फिर यहाँ क्यों वो आप संसदीय परंपरा, राजनीतिक परंपरा की जो दुहाई इतनी लंबी आपने दी, वो भूल क्यों जा रहा है विपक्ष? क्या 24 का चुनाव सबसे बड़ा कारण है? तो उसके लिए जनता के हित को दांव पे लगा दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, संसद लोकतंत्र के लिए है, लोकतंत्र संसद के लिए नहीं है। मणिपुर में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसमें सरकार की नाकामयाबी एक बहुत बड़ा कारण था। हिंसा के पहले, हिंसा के बाद सरकार को जैसे कुछ समझा ही नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह फटकार तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई। ठीक। और अगर हम चाहते थे कि ये मुद्दा रूल नंबर 267 के तहत डिस्कस किया जाए, प्राथमिकता दी जाए इसे। लोकेश जी, क्या विपक्षी पार्टियों के लिए ये नैतिकता के आधार पर सही लगता है कि नियमों के फेर में आपने एक इतने बड़े मसले को फंसा के रख दिया, सिर्फ इसलिए कि इस नियम के तहत नहीं हो रहा तो उस नियम के तहत होना चाहिए? जनता चाहती थी कि इस पे संसद अगर चल रही है तो इस पे बात हो। आरपी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि लगातार, लोकेश जी अभी आती हूं, आरपी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि नियमों के फेर में जहां विपक्ष उलझा है, क्या ये दिखाने के लिए नियमों का फेर है, लेकिन विपक्ष 2024 के चुनाव को देख रहा है लगातार? देखिए, विपक्ष अगर सीरियस होता तो चर्चा करता। देश के गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर दोनों सदनों के नेताओं को कहा कि आइए चर्चा करें, परंतु विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको मणिपुर का जो मामला है वो एक लॉन्च पैड की तरह यूज कर रहे हैं अपने नए गट और गुट के लिए। जो INDA इन्होंने बनाया है उसके लिए उसको लॉन्च पैड की तरह यूज कर रहे हैं। अब ये शर्मनाक है। अब अच्छा होता सदन में चर्चा करके एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते और मणिपुर को एक मैसेज देते कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष और सत्ता दल पूरा का पूरा मणिपुर के साथ खड़ा है जी। और उसमें सेटबेर चर्चा करते। और ये तो कहीं कहा नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इंटरवीन कर सकते नहीं कर सकते। अगर चर्चा होती, अगर जरूरत होती तो प्रधानमंत्री जी भी शायद इंटरवीन करते, परंतु कैबिनेट के जो फैसले होते हैं वो कलेक्टिव फैसले होते हैं। जब गृह मंत्री बोलेंगे तो पूरी कैबिनेट के बिहाफ पे बोलेंगे, जब वित्तीय मामला होगा तो वित्त मंत्री बोलेंगे, जब सिविल एविएशन का होगा तो सिंधिया साहब बोलेंगे, और जब गृह इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू होगा तो वह गृह मंत्री ही एड्रेस करेंगे। और हमारे जो राज्य गृह मंत्री हैं वो लगभग 22 दिन वहां पर रहकर आए। जो जानकारियां गृह मंत्री जी के पास होंगी वो किसी के पास नहीं होंगी, परंतु इनको राजनीति करनी। अफसोस है कि मणिपुर जैसे सेंसिटिव मामले पे भी इन्होंने राजनीति करी।
हर्षवर्धन जी, 9वां दिन विपक्षी नेताओं ने बीएसी की बैठक शुरू हुई, उसमें से भी उन्होंने एक तरह से वो निकल के बाहर चले गए, नहीं शामिल हुए। 8 और 9 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। सूत्रों के हवाले से 10 तारीख को प्रधानमंत्री इस पर अपना पक्ष रखेंगे। क्या आपको लगता है कि आज जब दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश भी आ रहा था, तब भी विपक्ष ने वही नारेबाजी, वही हंगामा जारी रखा है? तो आखिर विपक्ष भाग किस चीज से रहा है? क्या एकजुटता जो दिखाने के लिए है उसका एक तरह से उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए? क्या विपक्ष उससे डर रहा है? देखिए, विपक्ष को एकजुट होना और सरकार के खिलाफ लड़ना ये उनका विशेषाधिकार है और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, इसमें कतई कहीं कोई गलत नहीं है और खूब जमकर करना चाहिए। अब दिल्ली सर्विस बिल जो आया है, जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस है, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव के बाद अब वो बिल के तौर पर आया हुआ है, उस पर लगभग तय है कि सरकार उसे आसानी से पास करा लेगी जी। और मैं तो ये कह रहा हूं, नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस का जो पहले से तय रुख है, वो कहती है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां इसका अधिकार किसके पास है? वो केंद्र सरकार के पास है। इनके पास कोई, जिसको कहते हैं ना कि कोई सेवा थोड़ी ना होती है कि अन्य राज्यों की तरह इनका अपना कोई लोक सेवा आयोग नहीं होता है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनका अलग कैडर होता है, दानिक्स के जरिए इनकी नियुक्ति होती है और उसको केंद्र सरकार ही तय करती है। ये संदीप दीक्षित ने जो कहा वही बात सुन लेते, लेकिन विपक्ष को इस वक्त 2024 के लिहाज से एक अपनी एकजुटता दिखानी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये कि जब आपने अविश्वास प्रस्ताव की तारीख सुन ली, जब आप कह रहे हैं कि ठीक है हम 176 पे नहीं मानेंगे, 267 पे ही मानेंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ऐसे में जब सर्विस बिल आता है उस पर हंगामा करने की जरूरत क्यों आ पड़ती? क्योंकि देश सुनना चाहता है ना, आपका तर्क सुनना चाहेगा, सरकार का तर्क सुनना चाहेगा, आपके पक्ष में जो पार्टियां हैं और विपक्ष में जो पार्टियां वो भी सुनना चाहेंगे। जैसे बीजू जनता दल के जो पिनाकी मिश्रा है, उन्होंने जो बात कही वो देश को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक या गैर कानूनी नहीं है, ये केंद्र सरकार का अधिकार है कि वो सेवा शर्तों के लिए ऐसे बिल ला सकती है और हम इसके समर्थन में, आप चाहे तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसको असंवैधानिक कहना गलत है। मुझे लगता है कि देश को ये सारी बातें बहुत ठीक से न सुनाई दे जाए, शायद इसकी वजह से भी ये हंगामा होता है। लोकेश जी, संसद की पूरी प्रक्रिया में न शामिल होना और ये बिल जिसको लेकर आपकी पार्टी जरूर जानती है कि आपके भीतर से तमाम नेताओं की जो आवाज रही है वो इस ऑर्डिनेंस के एक तरह से पक्ष में ही रही है। उनका कहना है कि ये जरूरी है, चाहे वो अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो। आप बच किस चीज से रहे हैं? देखिए, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुना दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विपरीत जब सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आती है तो पूरे संविधान और संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा देती है। संवैधानिक मूल्यों के अनुसार, संविधान के अनुसार इस संविधान को इंटरप्रेट करने का और किसी भी लॉ को उचित ठहराने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है। लोकेश जी, ये बात आप संसद के बाहर कह रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी। जिस बात को आप कह रहे हैं कि जो किया गया वो असंवैधानिक है, इसे आप बाहर कह रहे हैं। गृह मंत्री ने संसद के भीतर इस बात को आज दोहराया है कि संविधान ने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी है दिल्ली के संदर्भ में और केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में इस तरह के बदलाव के लिए। तो जो सदन में कहा जा रहा है उसे सही माना जाता है, शायद इसीलिए आप लोग सदन के भीतर मणिपुर पर पीएम के बयान को लगातार आप प्रहार कर रहे हैं कि पीएम सदन के अंदर बोले, बाहर तो कोई मतलब नहीं होता है। तो जो सदन के भीतर बोला जाएगा सर, उसे माना जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों में फर्क होता है। कई बार ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संवैधानिक तौर पर सही हो, लेकिन वे संविधान के जो मूल स्त्रोत्र है, जो मूल वैल्यू सिस्टम है, उसके विरुद्ध होते हैं। देखिए, संविधान का उसके मूल्यों के साथ में उसका पालन करना, उसे अपहोल्ड करना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। क्या लोकेश जी, ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑर्डिनेंस लाके बदला गया है? ईमानदारी से बता दें, आप तो कांग्रेस के हैं, याद आता है 1980 में, याद आता है शाहबानो का मामला। देखिए, मैं मानता हूं, लेकिन आप दिल्ली मैं मानता हूं की बात नहीं है।
आप करें तो वो सही होता है, तब संवैधानिक तमाम जो आपने प्रावधान गिनाए हैं। जी आरपी सिंह आप भी बोले। हर्ष जी आपके पास भी आती हूं बस। आरपी सिंह आप अपनी बात, लोकेश जी, आरपी सिंह जी कहें। देखिए, दिल्ली की सरकार जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं देंगे तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब क्या रहा? लोगों ने आकर वोट क्यों की? वो लेजिस्लेचर और उस एग्जीक्यूटिव, वो गवर्नमेंट का आधार क्या है? जब वे अधिकारियों के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो इस गवर्नमेंट का और संविधान के उस आर्टिकल का जिसके तहत एनसीटीडी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्थापित की जाती है। लोकेश जी आप ये बताएं ना, फिर अजय माकन क्यों कह रहे हैं, अजय माकन क्यों कह रहे हैं कि ये शक्तियां नहीं दिल्ली सरकार को दी जानी चाहिए? अजय माकन तो कांग्रेस के वो नेता है ना जो सरकार में बने हुए थे 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार में। तो लोकेश जी, कांग्रेस अपने आप पहले विचार करे कि वो चाहती क्या है। वो जब सत्ता में रहेगी तो व्यवस्था ये होगी, वो सत्ता से हट जाएगी तो व्यवस्था कुछ और हो जाएगी। आपके लिए संवैधानिक प्रावधान भी मतलब आप लोगों के लिए सुविधा के हिसाब से हैं। हर्ष जी आपसे चाहूंगी एक टिप्पणी, फिर आरपी जी आपके पास आ रही हूं। जी हर्ष जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीजें थोड़ा सा बहस ही अलग हो रही है। क्या देश में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है क्या? मतलब मुझे लगता है कई तरह की बहस, और कमाल की बात यह कि जब पार्लियामेंटेरियन ये बहस करते हैं और पार्लियामेंट के भीतर ये बहस करते हैं, इस देश में बड़ी ठीक सी व्यवस्था है। किसी को भी अगर कानून बनाना है तो वो संसद की तरफ देखता है, उसी के लिए चुनकर भेजता है। विधायिका के लिए न्यायाधीश लोग कानून नहीं बनाते, न्यायपालिका कानून नहीं बनाती। कानून बनाने का काम संसद का है। कानून किस तरह से चल रहा है उसको लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव है, और अगर कहीं कानून के लिहाज से गड़बड़ हुई तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय बात करता है, न्यायपालिका बात करती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने ही उसमें उस आदेश में भी यही कहा है, लेकिन कानून तो तरीका निकालना पड़ेगा। कैसे आखिर सर्वसित कैसे तय हो? और या तो आप इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, लेकिन इस पर कई बार बहस हो चुकी है। दुनिया के अलग अलग देशों के उदाहरण हैं, जहां भी राजधानी है उसको किसी एक राज्य सरकार के अंदर नहीं देना चाहिए। और इस पर ये कोई नई बहस नहीं है, ये कांग्रेस की भी है, ये भाजपा की भी है, दोनों इसे पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाते रहे। लेकिन निजी तौर पर आप देखिए, किसी एक नागरिक की दृष्टि से, तो क्या किसी सरकार के पास जहां संसद है, जहां सारे के सारे राजनयिक बैठते हैं, जहां दुनिया भर के दूतावास हैं, उच्चायोग है, उसका जिम्मा आप किसी एक राज्य सरकार को दे सकते हैं क्या? ये होना चाहिए क्या? मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए था, और बड़ी ऐतिहासिक भूल उसने किया है इसका विरोध कर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर। जी आरपी सिंह जी, संसद में चर्चा के दौरान क्या ये तमाम मसले इस विधेयक से जुड़े सामने आएंगे? देखिए, सदन में तो सब को छूट होगी सारी बात करने की, परंतु मैं क्योंकि मेरे कांग्रेस के मित्र बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला कर रहे हैं, जरा पढ़ लें पेज नंबर 66 पैरा नंबर 95 में। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि अगर सरकार को लगे तो इसमें पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन ला सकती है और इसमें कानून में तब्दीली कर सकती है, और वह सब पे बाध्य होगा। ये पैरा नंबर 95 में लिखा हुआ है। अब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सिलेक्टिवली अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी है, परंतु दूसरी बात, कभी आपने सुना था कि चीफ सेक्रेटरी को रात को 12 बजे मुख्यमंत्री अपने घर पे बुलाएंगे और अपने मित्रों या अपने जो बाकी साथी होंगे विधायकों से या अपने और जो कर्मी होंगे उससे पिटवाएंगे? ये तो हमने कभी सुना नहीं था। ये हुआ, अंशु प्रकाश चीफ सेक्रेटरी से बुलाए गए, पीटे गए, उन्होंने कंप्लेंट तक दर्ज करी, मुकदमा भी चल रहा है। दूसरा मामला, कभी आपने सुना था कि रात को 2 बजे जाकर किसी डिपार्टमेंट के दरवाजे खोलकर, तोड़कर, खोलकर उसमें से कागज निकाले जाएंगे, कागज निकालकर उसकी फोटो कॉपी की जाएगी, उसमें कुछ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। और वो कौन से कागज हैं? जो कि शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन के कागज हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो उसको बाहर कर उसके कागज, उसकी फाइलें खोली गई। यही नहीं, उसी के अंदर वो जो कुछ 56-57 करोड़ का शीश महल बनाया है उसके भी कागज थे। अब अगर इस प्रकार से अगर दिल्ली की व्यवस्था चलनी है तो कैसे आप ठीक करेंगे? और देश को, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप अनार्किज्म के हिसाब से चलाएंगे?
लोकेश गुंडाइज्म के हिसाब से लोकेश जी, इस बिल के ये संसद में आने से कम देश की जनता ये जरूर उम्मीद करती है, जो लगातार केजरीवाल सरकार, कांग्रेस संसद से बाहर इस मसले को उठाती रही है, संसद के भीतर उसकी क्या अपनी राय है इस पूरे मसले पर, वो लोगों के बीच में, सांसदों के बीच में और जनता के बीच में आके रखे, लोग सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और न्यूज़ 9